प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात, नमस्कार। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं नायक नायिका के भेद। भारतीय काव्य शास्त्र में नायक नायिका के बहुत प्रकार के भेद बताए गए हैं भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले नायक के भेद कितने होते हैं, नायक की परिभाषा क्या है, नायक किसे कहते हैं, यानी नायक नायिका भेद हमारा टॉपिक है। और टॉपिक में सबसे पहले नायक के भेद, नायक की परिभाषा। नायक कहते किसे हैं, यानी वह नायक जो है वो कथा वस्तु का प्रमुख पात्र होता है। प्रमुख पात्र होता है, उसको हम एक शब्द में अगर कहें आज की भाषा में तो हीरो। कोई जैसे नाटक है, कोई उपन्यास है, उसका हीरो प्रमुख पात्र जो उस कथा वस्तु को शुरू से लेकर अंतिम फल तक पहुंचाने वाला होता है, उसे हम नायक के नाम से जानते हैं। तो आइए परिभाषा देखें। नायक की परिभाषा, नायक है वो कथा वस्तु को वहन करने वाला होता है। यानी नायक जो है वो कथा वस्तु को वहन करने वाला, कथा वस्तु को आगे ले जाने वाला, यानी कथा वस्तु जहां से प्रारंभ हुई है उसको वो आगे ले जाता है। कथा वस्तु को आगे ले जाने वाला, अंतिम फल तक ले जाने वाला, यानी कथा वस्तु जब समाप्त होती है उस अंतिम फल तक ले जाने वाला वह पात्र जिसकी भावना का प्रसार पूरी कथा वस्तु में होता है। अर्थात यानी कि नायक जो होता है वो कथा वस्तु को वहन करने वाला, कथा वस्तु को प्रारंभ से लेकर अंतिम तक ले जाने वाला होता है, और वह उस कथा वस्तु को अंतिम पड़ाव तक भी लेके जाता है। वह पात्र जिसका पूरी भावना, पूरी कथा वस्तु में पूरी भावना का प्रचार प्रसार होता है, वो नायक कहलाता है। यानी भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्यों ने नायक के भिन्न भिन्न प्रकार बताए हैं, और वो कौन कौन से हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कि नायक के प्रकार। भारतीय काव्य शास्त्र में नायक के 4 प्रकार होते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में नायक, हीरो के 4 प्रकार मिलते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं। नायक के 4 भेद स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कि नंबर 1 पे होता है धीरोदात्त नायक। धीरोदात्त नायक, इसको हम कथा वस्तु के दौरान जैसे राम भी बोल सकते हैं इसको। नंबर 1 पे धीरोदात्त नायक। नंबर 2 पे होता है धीरोदत्त नायक, जिसको हम कहते हैं लक्ष्मण की संज्ञा देते हैं उदाहरण स्वरूप। नंबर 3 पे होता है धीर ललित नायक, जिसको संज्ञा दिया दुष्यंत की। नंबर 4 पे जो प्रकार मिलता है वो है धीर प्रशांत नायक, जिसको हम युधिष्ठिर कह सकते हैं। तो हमने देखा नायकों के 4 प्रकार होते हैं। तो ध्यान से देखें कि नंबर 1 पे है धीरोदात्त नायक, जिसको राम कह सकते हैं। नंबर 2 पे है धीरोदत्त नायक। नंबर 3 पे है धीर ललित या दुष्यंत, और नंबर 4 पे है धीर प्रशांत नायक, जिसको हम युधिष्ठिर की संज्ञा देते हैं। तो अब हम इसका थोड़ा थोड़ा वर्णन बताते हैं कि धीरोदात्त नायक जो है वो कौन सा होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि रामायण का, जैसे हमने उदाहरण लिया, रामायण के अंदर जो प्रमुख पात्र है, जिसकी पूरी कथा वस्तु में जो प्रसार होता है, प्रमुख पात्र हम राम को लेते हैं। तो धीरोदात्त की श्रेणी में जो पात्र आएगा वो राम माना जाएगा। यानी राम, अब राम के गुण जो हैं वो आप जानते ही हो, सब विदित हो कि रामायण के अंदर राम के गुण कौन कौन से थे, कि वो उच्च श्रेणी का था, वीर पुरुष था, मर्यादा पुरुषोत्तम था। तो उसके जैसे जो गुण मिलते हैं वो धीरोदात्त नायक के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पात्र की। धीरोदत्त नायक किसे कहते हैं, वो होता है लक्ष्मण। यानी राम से थोड़ा कम गुणों वाला, राम से थोड़ा कम गुणों वाला, लेकिन है तो वो नायक ही, हीरो ही है, लेकिन उससे थोड़े कम गुण मिलते हैं। जैसे हम रामायण की बात करें तो लक्ष्मण के पात्र को हम ले सकते हैं। नंबर 3 पे धीर ललित नायक, यानी
नायक का हम सह नायक भी इसको बोल सकते हैं, उसका सह नायक भी इसको बोला जा सकता है, जैसे दुष्यंत है, यानी उसमें कलाओं का विस्तार होता है। धीर ललित, ललित का मतलब विभिन्न प्रकार की कलाएं उसके अंदर होती है। जैसे दुष्यंत का जो पात्र था भारतीय काव्य शास्त्र में प्राचीन आचार्यों ने बताया वो धीर ललित नायक की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं धीर प्रशांत नायक, यानी महाभारत के दौरान जो युधिष्ठिर जो पात्र थे, युधिष्ठिर का जो रोल था वो हम धीर प्रशांत नायक की श्रेणी में लेते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार विद्वानों के भिन्न प्रकार के मत आए कि एक सामान्य नायक के अंदर कौन कौन से गुण होने अति आवश्यक है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामान्य अगर एक कोई नायक है, अगर कोई एक हीरो है, चाहे वो कोई भी हो, आज के समय का भी हम कह सकते हैं, प्राचीनतम के आधार पर भी हो सकता है, यानी एक हीरो या नायक के अंदर सामान्य गुणों का होना जरूरी है। और वो सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं? काव्य शास्त्रियों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार, अगर ये गुण सामान्य गुण एक व्यक्ति के अंदर हैं तो वो वास्तविक हीरो माना जाएगा या नायक माना जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि सामान्य नायकों के कितने गुण होते हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार नायक में इन सामान्य गुणों का होना अति आवश्यक है। और वो सामान्य गुण कौन कौन से हैं, यानी विशेष गुण की बात नहीं हो रही, केवल सामान्य गुण ये तो होने ही होने चाहिए एक नायक हीरो के अंदर। तो आचार्य धनंजय के अनुसार 22 गुण होने चाहिए, यानी एक व्यक्ति के अंदर जो वो हीरो कहलाता है या नायक कहलाता है उसके अंदर हमें इन 22 गुणों का होना आवश्यक है आचार्य धनंजय के अनुसार। और ये 22 गुण कौन कौन से होते हैं वो देखें कि नंबर 1 पे है विनीत, विनम्र स्वभाव का होना चाहिए, मधुर मीठा बोलने वाला होना चाहिए, त्यागी त्याग करने वाला होना चाहिए, कलावान यानी उसके अंदर कलाओं का ज्ञान होना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं उनको आनी चाहिए, वो शास्त्रज्ञ होना चाहिए, शास्त्रों का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, दक्ष वो कोई कार्य में दक्ष होना चाहिए, प्रियवंत प्रिय बोलने वाला होना चाहिए, सूची का गुण होना उसमें आवश्यक है, आत्म सम्मानी यानी आत्म सम्मानी का गुण होना अति आवश्यक है। उसके बाद रक्तलोक का गुण होना चाहिए, वाग्मी होना चाहिए यानी तुरंत उत्तर देने वाला, और कुलीन वाग्मी होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए यानी उच्च कुल का होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए, शूर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए यानी कोई भी प्रकार का निर्णय चाहे वो कैसा भी हो, कठोर निर्णय आ जाए, सुख हो दुख हो, उसमें वो स्थिर भाव का होना चाहिए, युवा होना जरूरी है, युवा होना चाहिए, बुद्धिमान होना ही चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, दृढ़ निश्चय दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए, स्मृति संपन्न होना चाहिए यानी उसकी जो याददाश्त है वो उसमें संपन्न होना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए, उत्साह उसके अंदर होना चाहिए यानी उत्साही भाव का होना चाहिए, जैसे कोई कार्य करना है या कोई वीर जैसे कोई लड़ाई आक्रमण दुश्मन पर करना है तो उसमें उत्साह का भाव होना चाहिए, कोई भी कार्य करते इसमें उसमें उत्साह होना चाहिए। उसके बाद तेजस्वी स्वभाव का होना चाहिए यानी उसमें तेजस्वी का भाव होना चाहिए। तो एक सामान्य जो नायक है उसमें 22 गुणों का होना आवश्यक है, यानी विनीत, मधुर, त्यागी, कलावान, शास्त्रज्ञ, दक्ष, प्रियवंत, सूची, आत्म सम्मानी, धार्मिक, रक्तलोक, वाग्मी, कुलीन, शूर, स्थिर, युवा, बुद्धिमान, दृढ़, स्मृति संपन्न, प्रज्ञावान, उत्साह, तेजस्वी, इन 22 गुणों का होना बहुत जरूरी है एक नायक के लिए। अब हम देखते हैं एक नायक के अंदर 22 गुण तो होने ही चाहिए, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो आचार्य थे, संस्कृत के आचार्य, उन्होंने नायक में 8 सात्विक तत्व भी बताए हैं, यानी उसके अंदर सात्विक तत्व होने चाहिए 8 प्रकार के। वो कौन कौन से देखें कि नायक में 8 सात्विक गुणों का होना अति आवश्यक है। शोभा, विलास, गांभीर्य, सप्रेम, तेज, लालित्य,
माधुर्य और औदार्य, इन 8 गुणों का, सात्विक गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है एक नायक के अंदर या हीरो के अंदर। 8 सात्विक गुणों के बाद अब हम कुछ अन्य प्रकार के जो प्रकार हैं नायक के वो देख लेते हैं कि नायक के और अन्य प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं पूरी कथा वस्तु के दौरान। जैसे हमने बात की उदाहरण स्वरूप रामायण को लिया था, राम लक्ष्मण उनको लिया था, उसी के आधार पर हम आपको देखते हैं कि जो अन्य प्रकार है, एक होता है विदूषक। विदूषक नायक जो होता है वो हास्य की सृष्टि करता है, यानी पूरी कथा वस्तु के दौरान हास्य को प्रमुख बनाता है, हंसी व्यंग्य को माध्यम बनाता है। उस नायक को हम जो है विदूषक की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि ऐसा पात्र जो हास्य की सृष्टि करे, जो हास्य की सृष्टि करे, यानी जो हास्य की सृष्टि करे, जो हास्य व्यंग्य होता है पूरी कथा वस्तु के दौरान, वो जो है वो विदूषक नायक कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पीठ मर्द। एक होता है पीठ मर्द, यानी नायक का सहायक पात्र जो पूरी कथा वस्तु के दौरान मुख्य रहता है, यानी उसको हम सहायक बोल सकते हैं। जो मुख्य है, जैसे राम थे, मुख्य राम थे, तो उसका जो सहायक पात्र हम अगर मानेंगे तो सुग्रीव को मानेंगे, यानी पूरी कथा वस्तु में उन्होंने उस पूरी कथा वस्तु में उसका साथ दिया था, अंतिम फल तक उसको पहुंचाने का जो है वो कार्य किया था। वो पीठ मर्द जो है वो नायक कहलाता है, यानी नायक का सहायक पात्र, नायक का सहायक पात्र जो कथा वस्तु को आगे ले जाने में मदद करता है, आगे ले जाने में मदद करता है। अगर हम उदाहरण स्वरूप देखें तो सुग्रीव का नाम लिया जा सकता है। सुग्रीव, रामायण के दौरान जो सुग्रीव थे वो पीठ मर्द की श्रेणी में आते हैं, यानी नायक का सहायक पात्र जो कथा वस्तु को पूरी तरह से आगे ले जाता है, उसका प्रसंगों में, विभिन्न प्रकार के प्रसंगों में सहायता करता है, सहायक होता है वो सुग्रीव। इसके बाद हम बात करते हैं जो है ये खलनायक की, यानी ये भी एक प्रकार का नायक होता है, लेकिन यह नायक का विरोधी पात्र होता है, यानी पूरी कथा वस्तु में एक नायक होता है तो उसी का जो विरोधी कार्य करेगा, विरोध कार्य करेगा, वो सहायक, वो जो नायक होता है वो खलनायक की श्रेणी में आता है। जैसे हम बात करें रामायण की तो उसमें रावण का जो मुख्य किरदार था वो खलनायक की श्रेणी में आता है। हालांकि रावण को जो है वो नायक ही कहते हैं, वो नायक का पात्र ही होता है, नायक का प्रमुख रोल उसमें भी है, लेकिन वो क्या है पूरी कथा वस्तु में जो है जो प्रमुख रूप से जो नायक था उसका विरोधी कार्य करता है, इसीलिए उसको खलनायक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा, जैसे नायक का विरोधी पात्र, जैसे हम ले सकते हैं रावण। राम कथा के दौरान जो रावण का जो किरदार था वो खलनायक की श्रेणी में आता है। अब हम देखते हैं नायिका के भेद। पहले हमने नायक के भेदों की बात की, परिभाषा की बात की, अब हम देखते हैं नायिका के भेद कौन कौन से हैं, नायिका की परिभाषा कौन सी है, नायिका कहते किसे हैं। यानी हमने कहा था कि जो नायक होता है वो जो कथा वस्तु का प्रमुख पात्र हीरो होता है, तो उसी के रूप में हम नायिका की अगर बात करें तो उसी नायक की जो पत्नी, प्रेमिका जो होती है, स्त्री प्रमुख जो स्त्री पात्र होती है वो क्या है, नायिका कहलाती है। तो इसकी परिभाषा देखें कि काव्य नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र, यानी जो काव्य नाटक जो है, जो कथा वस्तु है उसकी प्रमुख स्त्री पात्र जो है वो नायिका की, जो नायक की प्रिया पत्नी होती है वो नायिका कहलाती है। अर्थात काव्य नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र जो नायक की प्रिया
या प्रेमिका या पत्नी जो होती है वो नायिका कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार जो नायिका के भेद कितने होते हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में अनेकों भेद किए गए हैं। कोई विषय की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से अनेकों भेद हमें देखने को मिलते हैं। हम बात करेंगे लज्जा के आधार पर। तो काव्य शास्त्र में नायिका के भेद जो होते हैं वो लज्जा के आधार पर कौन कौन से होते हैं, यानी लज्जा शर्म जो होती है उसके आधार पर कितने भेद है नायिका के, वो देखें कि एक तो होता है मुग्धा नायिका, एक होता है प्रौढ़ा नायिका और एक होता है धीरा नायिका। अब हम बात करते हैं कि मुग्धा नायिका जो होती है उसमें लज्जा का भाव कितना होता है, यानी हमने लज्जा के भाव पर इसको बांटा है। तो मुग्धा नायिका के अंदर जो लज्जा की है वो अधिकता रहेगी, यानी मुग्धा नायिका में लज्जा की अधिकता रहती है, लज्जा का भाव अधिक रहता है। इसके बाद हम प्रौढ़ा नायिका की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है लज्जा का भाव जो है मुग्धा नायिका की अपेक्षा थोड़ा कम रहता है, यानी इसमें थोड़ा भाव कम रहता है, थोड़ा कम भाव। और थोड़ा कम भाव किसका? लज्जा का, क्योंकि हम लज्जा के आधार पर इसको बांट रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। तो प्रौढ़ा नायिका में मुग्धा नायिका की अपेक्षा जो लज्जा का भाव है वो थोड़ा कम रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं धीरा नायिका जो तीसरी श्रेणी में आती है। इसमें क्या होता है कि इसका भाव जो है, लज्जा का भाव है वो पूरी तरह तिरोहित हो जाता है, तिरोहित यानी समाप्त हो जाता है, वो धीरा नायिका की श्रेणी में आती है। यानी इसमें लज्जा का जो भाव है समाप्त हो जाता है, लज्जा का भाव समाप्त, समाप्त यानी तिरोहित हो जाता है। रीतिकालीन आचार्यों ने जो है नायिका के कितने भेद बताए हैं रीतिकालीन आचार्यों के द्वारा। तो रीतिकालीन आचार्यों का वर्गीकरण इस प्रकार है, उसमें अनेक भेद मिलते हैं, उसकी बात करते हैं प्रत्येक की। तो नंबर 1 पे आती है स्वीया या स्वेकिया नायिका। स्वीया या स्वेकिया नायिका। स्वेकिया नायिका वो होती है जो पुरुष द्वारा सामाजिक विधि विधानों के द्वारा विवाहिता होती है, यानी जो स्वेकिया जो नायिका होती है वो पुरुष जो है उसके साथ सामाजिक विधि विधानों से उसके साथ विवाह करता है, यानी पूरे विधि विधान से विवाह होता है, समाज में सर्वमान्य होता है, वो जो नायिका होती है वो स्वेकिया नायिका कहलाती है। और वो जो नायिका है वो अपने पति में ही अनुरक्त नायिका होती है, यानी वो अपने पति में ही विश्वास करती है, अपने पति के साथ ही वो रहती है, वो जो नायिका होती है वो स्वेकिया नायिका होती है। तो स्वेकिया नायिका यानी ऐसी नायिका जिसने सामाजिक विधि विधानों से, सामाजिक विधि विधानों से पुरुष से विवाह किया हो, पुरुष से विवाह किया हो, अपने ही पति में अनुरक्त रहने वाली, अपने ही पति में अनुरक्त रहने वाली, सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त, यानी सर्वश्रेष्ठ गुणों से मंडित, युक्त, संपन्न जो नायिका होती है वो स्वेकिया नायिका के दौरान आती है। दूसरा भेद देखते हैं प्रेकिया नायिका, यानी जो प्रेकिया नायिका होती है पर पुरुष से प्रेम करती है, विवाहिता होती है, किसी पुरुष द्वारा विवाहिता होती है, लेकिन किसी अन्य जो पुरुष है किसी दूसरे पुरुष से वो प्रेम करती है, वो प्रेकिया नायिका के दौरान आती है। उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य नायिका। सामान्य नायिका के अंदर हम बात करते हैं कि सामान्य नायिका का जो पुरुष पर पुरुष से अनुराग तो होता है, लेकिन उसमें अधिकाधिक धन की लालसा रहती है, किसी अन्य पुरुष से प्रेम, लेकिन बदले में अधिकाधिक धन की लालसा रहे, धन की लालसा।
रहे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेषित पति का नायिका। पति का जो नायिका है उसका पति है जो वो विदेश या प्रदेश चला जाता है, और इसका एक अन्य नाम भी हमें देखने को मिलता है, विरहिणी नायिका। विरहिणी नायिका, विरहिणी नायिका भी इसको बोलते हैं जिसका पति प्रदेश चला गया हो। इसके बाद हम बात करें कि आगत पति का नायिका कौन सी होती है। आगत पति का जिस नायिका का पति प्रदेश से वापस आ गया हो, जिस नायिका का पति प्रदेश से वापस आ गया हो, वापस आ गया हो, ऐसी नायिका आगत पति का नायिका कहलाती है। अब हम बात करते हैं आगे और नायिका के भेदों की। जैसे हम बात कर रहे हैं पर्वतक्षय पति का नायिका। जिस नायिका का पति प्रदेश जा रहा हो उस नायिका को पर्वतक्षय नायिका कहते हैं, पर्वतक्षय पति का नायिका कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मानिनी नायिका की, यानी जो अपने किसी कारणवश से अपने पति से जानबूझकर या किसी कारणवश से मान कर लिया हो, रूठ गई हो, वो मानिनी नायिका कहलाती है। पूर्वानुरागिनी नायिका, नायिका की सुंदरता को पहली बार देखकर उस पर मुग्ध होने वाला या उस पर मुग्ध हो जब वो हो जाती है, उस नायिका को पूर्वानुरागिनी नायिका कहते हैं। पहली बार में जो नायिका पुरुष पर मुग्ध हो गई हो, मुग्ध हो गई हो, वह पूर्वानुरागिनी नायिका कहलाती है। अभिसारिका नायिका, यानी अभिसारिका नायिका है, उसके भी आगे अनेक भेद किए गए हैं। तो अभिसारिका जो नायिका है वो कौन सी होती है कि जो नायिका संकेत स्थल पर, जो नायिका संकेत स्थल पर सज धज कर प्रिय से मिलने जाए, यानी जो नायिका प्रिय द्वारा पाकर संकेत स्थल पर जाकर सज धज जाकर उसे प्रिय मिलने से जाए, वो नायिका जो है अभिसारिका नायिका कहलाती है। और अभिसारिका नायिका है वो दो प्रकार की होती है, एक है शुक्लाभिसारिका नायिका, एक है कृष्णाभिसारिका नायिका। शुक्ला अभिसारिका नायिका जो है वो चांदनी रात में श्वेत वस्त्र धारण करके जाती है, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो होते हैं उसी पर इन नायिकाओं को भेद बांटे गए हैं जो रीतिकालीन आचार्यों ने। तो शुक्लाभिसारिका यानी संकेत स्थल पर वो जा रही है तो चांदनी रात में जो जाए, श्वेत वस्त्र धारण करके जो नायिका जाती है वो शुक्लाभिसारिका नायिका होती है। और ऐसी नायिका जो अंधेरी रात में मिलने के लिए जाए और उसके वस्त्र जो है नीले या काले रंग के हों, यानी अंधेरी रात्रि में मिलने हेतु जाए, काले या नीले वस्त्र धारण करके, काले या नीले वस्त्र धारण करके जो नायिका अपने प्रिय से मिलने के लिए जाए वो कृष्णाभिसारिका नायिका कहलाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि काव्य शास्त्र में रीतिकालीन आचार्यों ने नायक और नायिका के अनेक प्रकार के भेद किए हैं। पद्माकर, भिखारीदास, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम देव, जसवंत सिंह ने नायिका और नायक के अनेकों भेद किए हैं। तो इस प्रकार नायिका भेद हमारा टॉपिक कंप्लीट होने की ओर है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जैसे पिछला टॉपिक था हमारा जो नायक नायिका के भेद, उसके बाद हम बात करते हैं जो रीतिकाल के दौरान हमारे पास जो काव्य जो लिखे गए, जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए, उनकी प्रमुख भाषाएं कौन सी थी, कौन सी उसकी भाषा थी। तो रीतिकालीन
आचार्यों या रीतिकाल के दौरान हमें प्रमुख रूप से जो भाषा देखने को मिलती है वो भाषा थी जो ब्रज भाषा थी। तो अब हम देखते हैं कि ब्रज भाषा की जो है वो प्रमुख प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ब्रज भाषा की प्रमुख विशेषताएं तो हम देख लेते हैं कि ब्रज भाषा की विशेषताएं हैं वो अनेक प्रकार की विशेषताएं मिलती है। ब्रज भाषा में कहीं हमें मिलता है कि वो मधुर शब्द हैं, विशाल शब्द संपदा उसमें मिलती है, कहीं लालित्य का प्रभाव आ गया है, कहीं चित्रात्मकता का वर्णन उसमें है, कहीं लक्षण उसमें आए हैं, कहीं उसका अर्थ है, भाव है। तो आइए हम देखते हैं कि ब्रज भाषा की जो है विशेषताएं कौन कौन सी है। ब्रज भाषा की पहली विशेषता है मधुरता, यानी पहली विशेषता है मधुरता। उसके बाद है विशाल शब्द संपदा। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रज भाषा में नाद सौंदर्य का चमत्कार, नाद सौंदर्य का उसमें चमत्कार मिलता है। इसके बाद ब्रज भाषा में जो काव्यों में चित्रात्मकता का वर्णन उसमें मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रज भाषा में लाक्षणिकता का प्रमुखता से प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो है अर्थ एवं भाव चमत्कार की दृष्टि से ब्रज भाषा की प्रमुख प्रमुख विशेषताएं ये हैं। ब्रज भाषा की जो विशेषताएं हमने एक चित्र के माध्यम से समझी, अब हम प्रत्येक विशेषता का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता है ब्रज भाषा की वो है मधुरता, यानी मधुरता जो है वो प्रमुख विशेषता है ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा की स्वाभाविक प्रकृति है, यानी स्वाभाविक रूप से ब्रज भाषा में जो शब्द की विशेषता है वो है मधुरता, वो स्वाभाविक रूप से आती है। यानी उसके जो काव्य शास्त्र के जो ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, उनमें मधुर शब्दों का विशाल भंडार देखने को मिलता है। श्रृंगार हेतु, क्योंकि रीतिकाल के दौरान श्रृंगारप्रक रचनाएं लिखी गई और उन श्रृंगारप्रक रचनाओं को करने के लिए कोमलकांत पदावली की आवश्यकता होती है, और कोमलकांत पदावली के लिए हमें जो इसकी भाषा है वो मधुर भाषा होना जरूरी है। तो ब्रज भाषा की स्वाभाविक प्रकृति है, श्रृंगार हेतु कोमलकांत पदावली चाहिए, श्रृंगारोचित मधुर शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग बाहुल्य रूप में इसमें मिलता है। यानी श्रृंगार का वर्णन है, श्रृंगार के वर्णन के लिए मधुर शब्दों का प्रयोग चाहिए और श्रृंगार हेतु कोमलकांत पदावली चाहिए। ब्रज भाषा की स्वाभाविक प्रकृति है, प्रकृति जो है वो कौन सी है? मधुरता, यानी पहली इसकी विशेषता है मधुरता। उसके बाद हमने देखें कि इसके शब्दों की संपदा जो है वो विशाल है, विशाल शब्द संपदा, यानी ब्रज भाषा के दौरान जितने भी जो काव्य रचे गए उनमें जो शब्दों की अपार क्षमता थी, उनका जो शब्द भंडार था वो बड़ा विशाल है, बहुत ज़्यादा बड़ा विशाल शब्द है। विशाल शब्द संपदा, यानी ब्रज भाषा का शब्द भंडार जो है विशाल है, विस्तृत है। इसी के दौरान संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश शब्द आए हैं, यानी इसी विशाल शब्द भंडार के अंतर्गत ही हमें संस्कृत है, प्राकृतिक है, अपभ्रंश शब्द आदि देखने को इसमें मिलते हैं। नाद सौंदर्य का चमत्कार, ब्रज भाषा में शब्दों की लोच, मधुरता के कारण वर्णों की आवर्ती सरलीकरण में नाद सौंदर्य का चमत्कार मिलता है। यानी ब्रज भाषा में शब्दों की क्या है विशेषता? लोच और मधुरता हुई है, उसी के कारण हमें जो शब्द विवरण विन्यास में है वो हमें नाद सौंदर्य का चमत्कार मिलता है। यानी गीतों का माध्यम से, नाद यानी एक गीत के माध्यम से शब्दों के ऐसे चित्रात्मक रूप मिलते हैं, और गेय पद, जिसमें गेय पद, सवैया, कवित्व, छंदों का प्रयोग हुआ है, और उसी के प्रयोग के कारण जो है शब्दों में लोच और मधुरता का प्रयोग अधिकाधिक हुआ है, और उनके सरलीकरण में नाद सौंदर्य का प्रमुख रूप से उपयोग मिलता है। यानी ब्रज भाषा में नाद सौंदर्य का चमत्कार हुआ है। इसके बाद अर्थ एवं भाव चमत्कार, ब्रज भाषा शब्दों में जो है वर्णों का प्रयोग, ब्रज भाषा के शब्दों में वर्णों का जो प्रयोग है वो मणि माणिक्य की तरह किया गया है। यानी एक एक शब्द जो है वो मणि के समान
एक एक वर्ण का प्रयोग मणि माणिक्य के समान इसका प्रयोग किया गया है। तभी तो इस भाषा की प्रमुख जो विशेषता है वो रही थी मधुरता, यानी मधुर शब्दों का उसमें समावेश किया होता है। और रीतिकालीन कवियों ने अधिकतर सामासिकता का प्रयोग इस दौरान किया है। लाक्षणिकता यानी ब्रिज भाषा में उक्ति व चित्रिया का प्रयोग हुआ है। विभिन्न प्रकार की उक्तियों का प्रयोग हुआ है चित्रात्मकता के माध्यम से, उक्ति व चित्रिया का प्रयोग हुआ है। श्रृंगारिक भाव भंगिमा के कारण लक्षणों का प्रयोग हुआ है। और ब्रिज भाषा में व्यंजकता भी मिलती है। और ब्रिज भाषा की शब्दावली जो है आकर्षक बनी हुई है। यानी ब्रिज भाषा में लाक्षणिकता के में क्या लिखेंगे कि ब्रिज भाषा में उक्ति व चित्रिया का प्रयोग, श्रृंगारिक भाव भंगिमा के कारण लक्षणों का प्रयोग हुआ है। ब्रिज भाषा में व्यंजकता भी मिलती है और ब्रिज भाषा की जो शब्दावली है वो आकर्षक है। इसके बाद जो अगली हमारी विशेषता है ब्रिज भाषा की वो है चित्रात्मकता। यानी जो भी रीतिकाल के दौरान आचार्यों ने ग्रंथों का जो प्रयोग किया है, ग्रंथ लिखे हैं, उनमें चित्रात्मकता प्रमुख रूप से दिखाई देती है। यानी ऐसी ऐसी रचनाएं मिलेंगी कि हमें ऐसा लगता है कि जीता जागता हुआ उदाहरण चित्रों के माध्यम से दिखाई दे रहा हो। ऐसी उन्होंने रचनाएं की है, कल्पनाएं की है कवियों ने। तो ब्रिज भाषा में अर्थ, गांभीर्य, मार्मिकता, भावानुकूलता की अद्भुत क्षमता है। यानी ब्रिज भाषा के अंदर अर्थ का गंभीर रूप मिलता है, गांभीर्य रूप मिलता है, मार्मिकता है छोटे छोटे पदों में, जैसे संयोग, वियोग जो है, विरहिणी नायिका, षड ऋतुओं का वर्णन, उसके दौरान उसमें जो है मार्मिकता का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। इसी के साथ जो है भावानुकूलता, यानी कवि की भावना, नायिका की भावना, नायक की भावना, वो भी उसी के साथ जुड़ी हुई है। भावानुकूलता की अद्भुत क्षमता है। इसके बाद जैसे काव्यों की, कवियों की बात करें तो चित्रात्मकता जो है प्रमुख रूप से बिहारी है, देव है, गणानंद के काव्यों में हमें देखने को मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा टॉपिक ब्रिज भाषा की प्रमुख विशेषताएं। धन्यवाद।